Hello students, I am Arjun Singh, lecturer, Lala Jagadish Prasad, Saraswati Vidya Mandir Inter College, Jansar Road, Muzaffarnagar. Dear students, today we shall read the chapter Deep Water. इस लेसन को पढ़ाने से पहले मैं आपको आपके जो हॉबीज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। आप सब किसी न किसी खेल का, किसी न किसी फोटोग्राफी का या स्विमिंग का सभी के अंदर शौक़ होता है। तो ये लेसन भी आपका इसी तरह से राइटर के एक शौक़ को व्यक्त करता है, ये उसको बताता है। बचपन में आपने भी कभी स्विमिंग की होगी और उस स्विमिंग में शुरुआत में कुछ ना कुछ दिक्कतें आई होंगी। ऐसा बचपन में मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी रहा होगा कि जब कभी स्विमिंग की शुरुआत करते हैं तो तैरना नहीं आता उस समय, और हम ट्राई करते हैं ऐसे पानी में जहाँ की गहराई कम हो। तो इसी तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम स्विमिंग करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। जो इस लेसन के राइटर हैं, इन्होंने अपनी जो एक ऑटोबायोग्राफी है मैन एंड माउंटेन्स, वहाँ से इन्होंने ये स्टोरी ली है। तो राइटर ने बिल्कुल अपनी जो कहते हैं कि आत्मकथा, उसके बारे में बताने की कोशिश की है। तो जैसा कि आपके जो राइटर हैं विलियम डगलस, इन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है उन्होंने बिल्कुल अपने ज़िंदगी के शुरुआत से जो एक ये स्विमिंग का उनको शौक़ था, वहाँ से उन्होंने इसकी शुरुआत की। जब वो कभी 3 और 4 इयर्स के थे तभी की बात है ये कि जैसे इसके जो मेन पॉइंट्स है लेसन के, उनको हम डिस्कस करेंगे कि विलियम ऑरविले डगलस हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लर्न स्विमिंग सिंस हिज चाइल्डहुड। कि विलियम डगलस को अपने बिल्कुल जो बचपन था, जहाँ से इन्होंने अपने जीवन की समझ की शुरुआत की थी, इन्होंने अपने आप को समझना और अपने चारों तरफ की चीज़ों को समझने की जो इनकी एक शुरुआत थी, वहीं से इनको स्विमिंग का शौक़ रहा इनको। जब ये कभी अपने फादर के साथ जाया करते थे कैलिफोर्निया, तो वहाँ समुद्र के किनारे ये टहला करते थे, वहाँ से गुजरा करते थे, और कभी कभी जो बहुत तेज़ लहरें आती थी समुद्र की, वो इनके सिर के ऊपर से निकल जाती थी। उसको देख करके, इनके अंदर पानी को देख करके एक बहुत बड़ा डर पैदा हो गया। वो डर लगातार बना रहा और वो डर इनका गया नहीं। उसके बाद में जब ये लगभग और आगे अपने जीवन के इन्होंने पड़ाव को पार किया, तो इसमें ये इनका शौक़ जूं का तूं रहा। इनका स्विमिंग करने का शौक़, बोटिंग का शौक़ था इनको, और जो फिशिंग होती है उसका भी बहुत इनको शौक़ था। तो ही ट्राइड अ लॉट टू कम आउट दैट फियर, बट ही वॉज नॉट एबल टू कम आउट। ही डेवलप्ड अ ग्रेट फियर इन गोइंग टू वाटर। जब भी कभी पानी की बात आती थी तभी उनको एक डर उनको सताने लगता था। लेकिन एट द एज ऑफ 10 or 11 he decided to learn swimming।
It means when he was 3 or 4 years old, first incident जो थी उसी ने उनको बहुत डराया. बट when he entered in the age 11 or 10 years, he decided to learn swimming. उनका मकसद केवल एक था कि किसी ना किसी तरीके से मुझे इस डर के ऊपर जीत हासिल करनी है. तो इस तरीके से उन्होंने जब ठान लिया बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो उसके बाद में उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर थे जो स्विमिंग सिखाने वाले थे, उन्होंने उनको हायर किया. एंड द इंस्ट्रक्टर डिसाइडेड टू टीच हिम स्विमिंग. उसने ये निश्चय कर लिया इंस्ट्रक्टर ने कि इनको मैं स्विमिंग सिखा करके छोड़ूंगा और इनका जो डर है उस डर को भी हम बिल्कुल बाहर निकालेंगे. तो किसी ने कहा है कि जब विल पावर स्ट्रॉन्ग हो बहुत ज़्यादा तो कोई भी चीज़ इंसान के लिए इम्पॉसिबल नहीं होती. कई बार हम अपने जीवन में सोचते हैं कि इस काम को मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जब हम दूसरों को देखते हैं वही काम करते हुए तो पता चलता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता. जिसके मन में भी ये प्रश्न आ जाए मैं क्यों नहीं कर सकता, ये विल पावर भी उन्हीं के अंदर क्रिएट होती है. और जब इसके ऊपर सोच करके काम किया जाता है तो हर एक इम्पॉसिबल जो वर्क होता है, जो टास्क होता है, वही पॉसिबल बन जाता है. इन्होंने ठान रखा था, इनके इंस्ट्रक्टर ने भी सोच लिया कि इनको स्विमिंग सिखानी है, तो इनकी सक्सेस तो इनको मिलनी थी या नहीं मिलनी थी, ये आपको सोचना है. ये गैस करिए. तो जब इन्होंने सोच लिया ये स्विमिंग पूल में ये गए, तो जाने के बाद में एक दूसरी जो घटना होती है वो घटती है स्विमिंग पूल में इनके साथ में. अ बॉय केम एंड थ्रू डगलस इनटू deep water. When he was sitting near the swimming pool, a boy came there and pushed him into the water. डगलस जो थे उन्होंने बिल्कुल अपना जो बैलेंस था वो ये खो चुके थे. ये कहने का मतलब ये था कि जब भी किसी को, चाहे वो तैरने वाला हो, लेकिन अगर हम उसको अचानक धक्का देंगे अपना वो बैलेंस खो देगा और उस बैलेंस खोने की वजह से वो तैर नहीं पाएगा और वो उस स्विमिंग पूल हो या पॉन्ड हो या कुछ भी हो तो बिल्कुल उसके बॉटम तक उसका पहुंचना ये ज़रूरी हो जाता है. तो ऐसे में क्या हुआ कि जैसे ही उसको धक्का दिया गया तो धक्का देने के बाद में ही रीच्ड द बॉटम ऑफ द वाटर. बिल्कुल उस पानी की सतह तक डगलस पहुंच गए. उन्होंने बाहर आने के लिए बहुत कोशिश करी, तो लेकिन वो बाहर कोशिश की उन्होंने, केवल कई बार ऊपर आने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर आते गए, लेकिन आने के बाद बिल्कुल पानी की सतह तक नहीं पहुंच पाए. उसके बाद में फिर वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं. तो इस तरीके से उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो पानी से बाहर निकल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उनके बारे में कहा जाता है कि जब ऐसा चलता रहा बहुत देर तक जो है, तो ये कहते कि ही ट्राइड टू कम आउट अगेन एंड अगेन बट फेल्ड एवरी टाइम. तो उनके बल्कि जो हाथ थे वो थक चुके थे, बिल्कुल ऐसे हो गए थे बिल्कुल जैसे वो हो ही ना बिल्कुल भी, और अनकॉन्शियस जो है वो ऐसा फील करने लगे. पानी जो था, डगलस स्वॉलोड वाटर एंड रीच द बॉटम ऑफ द पूल. जब डिसबैलेंस होकर के पानी में कोई गिरता है
तो यह है कि नाक में मुंह में पानी जाना बिल्कुल नेचुरल होता है। ऐसा ही डगलस के साथ में हुआ। पानी उनके मुंह नाक में भर चुका था और ऐसी स्थिति में वो बिल्कुल नीचे तक पहुंच गए थे। बार बार उन्होंने ही ट्राइड टू कम अप बट केम अप स्लोली। बाहर उन्होंने आने की बहुत कोशिश करी, नीचे से उन्होंने छलांग लगाई, लेकिन बहुत धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ वो आने लगे। एज ही वेंट डाउन द पूल सेकेंड टाइम ही ट्राइड टू जंप अपवर्ड। दूसरी बार भी जब वो बिल्कुल उस पानी की सतह पर नीचे चले गए, उन्होंने फिर कोशिश करी ऊपर आने के लिए, लेकिन इसके बाद भी यही हुआ कि वो ऊपर आ नहीं पाए। Thus he ceased all efforts and became unconscious। उन्होंने जितने भी जो भी प्रयास किए वो सारे के सारे प्रयास उनके सब बिल्कुल ऐसे लगते थे कि बिल्कुल निष्फल हैं, वे किसी काम के नहीं हैं। और इस तरीके से जो विलियम डगलस थे, अपने उस 10 से 11 साल की उम्र में जब ये घटना घटी तो वे उस समय बिल्कुल बेहोश हो चुके थे, उनको होश नहीं था। When revived, he found himself vomiting beside the pool। उसके बाद में क्या होता है कि उनको स्विमिंग पूल के वो किनारे आ जाते हैं। आने के बाद उनको निकाल ले जाता है और उस समय वो उल्टी करते हुए होते हैं। पानी जब पेट में भर जाता है तो वैसे भी उल्टी करानी पड़ती है, क्योंकि जो भी पानी में डूबा हुआ इंसान होता है और वो ये दिखाई दे रहा हो कि हाँ ये जीवित है, ये इसको कुछ होश आ रहा है, तो उसके मुंह को बल यानी उसको लेटा करके फिर उसका जो है मुंह से वो पानी निकाला जाता है दबा दबा करके। तो इस तरीके से इनको उल्टियाँ हो रही थी और अपनी उस बेहोशी की अवस्था में थे ये। He was missing the joys of canoeing, boating, swimming and fishing। अब ये एक उनके सामने पहला डर वो था जो बचपन से चला आ रहा था, और जो दूसरा डर था वो दूसरा डर अब ये सामने आ गया। इस तरीके से ये डर दो गुना हो गया उनका। लेकिन आदमी का शौक़ होता है, अब शौक़ था इनका, जैसे आपने देखा होगा कि नाव में लंबी नाव होती है, उस नाव में कई लोग बैठ सकते हैं उसमें, और उसके बाद में वो बोटिंग करते हैं सभी के सभी। कैनोइंग वही होता है। इसके बाद है बोटिंग। इसमें तो आपने देखा होगा कि आदमी एक दो भी हो सकते हैं, इसमें चलते हैं, उसमें पूरा समूह चलता है उसमें। और उसके बाद स्विमिंग की तो सबसे मेन प्रॉब्लम थी ही उनके पास में। दूसरी बात थी इसमें फिशिंग की, मछलियाँ पकड़ना, उनसे भी वो डरते थे। तो वजह क्या थी सबसे बड़ी, कि जब किसी को पानी से डर लगता है तो उसका डर इतना बड़ा होता है कि कोई ज़रूरी नहीं होता उसमें कि वो केवल तैरने के लिए जाए तभी डरे। अगर आप किसी पुल के ऊपर से, किसी ब्रिज से भी अगर आप गुजरने लग रहे हैं, पुल लंबा है, पानी का बहाव तेज है, तो जिसको पानी से डर लगता है वो उसको देख करके भी आंखें बंद कर लेता है। ट्रेन गुजरती है किसी भी ब्रिज के ऊपर से, लंबा ब्रिज होता है, उसको भी देख करके जैसे साधारण तौर पर कहते हैं कि हवा खराब हो गई, उसको डर लगता है। बहुत से लोग होते हैं जिनको ऊंचाई से डर लगता है। तो हर एक के साथ में कुछ ना कुछ कोई ना कोई इस तरीके का डर, मैं ये नहीं कहता कि जरूर होता है, लेकिन अधिकतर लोगों में होता है। ऊंचाई का हो सकता है, कोई पानी का हो सकता है, या पर्टिकुलर किसी जानवर का हो सकता है, छिपकली है, कुत्ता है, कोई और है। तो इसी तरीके का ये डर था। अब वो डर किस चीज़ से था, बस
केवल वैसे पानी का नहीं, उस गहरे पानी का था जिसमें वो डूबने से जिन्होंने मतलब बच गए थे और उन्होंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा था। अगर शायद थोड़ा बहुत और ज़्यादा उनको देरी हो जाती तो शायद हो सकता था कि वो मर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो बच भी जाते हैं वो। और अपना जो उनका एक शौक़ था, वो शौक़ भी उनका आगे पूरा हो जाता है, उनका वो डर ख़त्म हो जाता है। He hired an instructor to learn swimming and was taught piece by piece. उन्होंने सोचा इसी बात को कि भाई अब ये किस तरीके से मैं स्विमिंग सीखूंगा और किस तरीके से मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा और ये कॉन्फिडेंस लेवल किस तरीके से अप होगा, बिकॉज ही वॉन्टेड टू ओवरकम द फियर ऑफ वाटर। ये जो पानी का डर था, इसके ऊपर वो चाहते थे कि इस पर मुझे जीत मिले, इसके ऊपर मैं विजय प्राप्त करूं। अब ये कैसे मिल सकता था? इसके लिए तो स्विमिंग सीखनी ज़रूरी थी और स्विमिंग सीखने के साथ साथ में वो जो डर था उसको ख़त्म करना था। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर थे जो स्विमिंग सिखाने वाले थे, वो उन्होंने हायर कर लिए, स्विमिंग पूल में जाना शुरू कर दिया और उस इंस्ट्रक्टर ने इनको स्विमिंग सिखानी शुरू कर दी। अब वो स्विमिंग सिखाने में उन्होंने भी ये अच्छी तरीके से डिसाइड कर लिया कि मुझे इनको सिखाना है। सीखने वाले ने भी, यानी जो राइटर थे हमारे विलियम डगलस, उन्होंने भी ये डिसाइड कर लिया कि मुझे सीखना है। और जहाँ सीखने वाला और सिखाने वाला अगर दोनों के फर्म डिटर्मिनेशन होते हैं तो उस चीज़ को सीखने वाले के लिए भी सिखाने वाले के लिए भी, दोनों के लिए ये कहते हैं कि बाएं हाथ का काम होता है। कोई उसके में दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती उसमें। यही इनके साथ हुआ। जब हम क्लासरूम में पढ़ते हैं तो देखा होगा आपने कि सिखाने वाले जो भी टीचर होते हैं बहुत कोशिश करते हैं मैं इसको सिखाऊं, लेकिन वो तब तक नहीं सिखा सकते जब तक आप सीखने के लिए तैयार ना हो। अगर हमारी कड़ी मजबूत है, आप सीखना नहीं चाहते, तो कोई आपको सिखा नहीं सकता। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं और हम सिखाना ना चाहें, तब भी आप सीख नहीं सकते। इसलिए ये दोनों जो लिंक होते हैं, इनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों ने ठान रखी थी, इसलिए वो स्विमिंग सीख गए। अब सीखने के बाद में अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है उसका, क्योंकि सीख लेना काफ़ी नहीं होता, उसको अप्लाई करना भी ज़रूरी होता है। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो उसको भूल जाएंगे। 13 पॉइंट है आपका कि ही वेंट टू डिफरेंट लेक्स टू स्विम एंड फाउंड टीनी वेस्टीज ऑफ फियर स्टिल ग्रिप्ड हिम। उन्होंने क्या किया कि वो अलग अलग जो लेक्स थी, जो झील होती थी, वो वहाँ पर तैरने के लिए गए एंड फाउंड टीनी वेस्टीज ऑफ फियर। और फिर भी उनको वो डर का जो एक तरीके से सिंबल्स थे, वो फिर भी उनको जो है स्टिल ग्रिप्ड हिम, फिर भी उनको पकड़े हुए दिखाई दिए। अब ये जो सिंबल्स होते हैं डर के, ये कैसे होते हैं भाई? वो तैरना भी उनको आ गया, वो तैरने के लिए लेक्स में कूद भी पड़े, वहाँ पर तैरने भी लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये टीनी वेस्टीज ऑफ फियर, ये क्या है फिर? ये डर के कुछ ना कुछ इस तरीके के सिंबल्स, ये फील करने वाली बात है, देखने वाली बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा होता है। ये टीनी वेस्टीज ऑफ फियर क्या होते हैं, इसको आप नोट करके रखना। ये टीनी वेस्टीज ऑफ फियर का मतलब होता है कि जब आप कभी देखा होगा कि पिक्चर देखते हुए होते हैं, मूवीज़ देखते हुए होते हैं, और उसमें कोई ना कोई इस तरीके के या तो हॉरर मूवीज़ ही होती है या कोई हॉरर सीन आता है उसमें। तो आपने देखा होगा कि कोई बराबर में बैठ कर के देख रहा है, कोई भाई है या दोस्त है,
तो कहता है, कहने लगा भाई तुझे डर लग जाएगा, कई बार डरा भी देता है ऐसा करके उसको बिल्कुल अचानक से, लेकिन वो डरता नहीं। वो कहता है, कहने लगा बोले जी मुझे डर नहीं लगा करता। लेकिन जैसे जैसे वो सीन और ज़्यादा बढ़ता जाता है तो एक ना एक पॉइंट इस तरीके का आता है, उसकी आंखें फटी की फटी रहती है, बराबर वाला नोटिस करता है, कहने लगा भाई क्या हुआ जाए, कहने लगा कुछ नहीं बिल्कुल। और कई बार तो वो कांप भी जाता है बिल्कुल। वो छोटे से सिंबल्स होते हैं, यानी वो कंप्लीटली डरावा नहीं है, कोई टेरर नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि आदमी हल्का सा डर जाता है। इसी तरह से विलियम डगलस भी थे, उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनका अप हो चुका था, स्विमिंग उनको आ चुकी थी, लेक्स में जाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो हल्का सा डर उनके अंदर दिखाई देता था, क्योंकि जब वो उसको याद करते थे मेरे साथ में हुआ क्या था। तो ये इस तरीके के सभी के साथ में ये घटना कोई ऐसी नहीं है, ये केवल विलियम ऑरविले डगलस के साथ में ही घटना घटित हुई है। बहुत सिंपल सी इस तरीके की इंसिडेंट है जो हम सब के जीवन में ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है। ये खुद आपके साथ भी ये हो सकता है कि ये चीज़ घटना, वैसे आम बात है सभी के साथ में घटना। मेरे साथ में भी पर्सनली अगर देखा जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी घटना के साथ में अपना आपको जोड़ दिया, लेकिन सेम जो घटना है इस तरीके की मेरे जीवन में भी घटी है। इसलिए उस चीज़ को, जो चीज़ हमारे साथ घटित होती है या कहीं किसी के साथ में कोई घटना घटित हो गई और उसके बारे में जब हमें पता होता है तो हम इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ इसमें कैसा फील हुआ होगा उनको। तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उस चीज़ को सीखने के लिए हमें अपनी फीलिंग्स उनके साथ में जोड़नी पड़ती है कि वो कहीं किसी दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं थे, बल्कि वो भी हमारी तरीके से ही थे बिल्कुल। जो भी घटनाएं घटती हैं ये आम बात होती है, सभी के साथ में होती है, ये कि जो सिमिलर होती है एक दूसरे से। मेरे साथ भी घटी थी बिल्कुल सेम इसी तरीके से। धक्का दे दिया, देने के बाद में डिसबैलेंस हुआ, उसके बाद पानी से डर लगने लगा। लेकिन कई बार बहुत से डर ऐसे होते हैं कि उनको ध्यान तो करता है इंसान, लेकिन उनके ऊपर बहुत जल्दी काबू पा लेता है उनके ऊपर। लेकिन आज ऐसा नहीं है। और दोस्तों के साथ में, किसी के साथ में जा कर के स्विमिंग पूल में तैरने लगे, सीखने लगे, सब कुछ करने लगे, आज वो डर ख़त्म हो चुका। तो इनके साथ भी वो डर खैर इस तरीके का था, क्योंकि वो बचपन से जुड़ा हुआ था, बिना किसी वजह के था कि लहरों को देख करके डरना, पानी को देख करके डरना। फिर दूसरी घटना इस तरीके की घट जाना कि वो बिल्कुल मरने से, बिल्कुल मौत के बिल्कुल बहुत करीब रहे, पता नहीं ज़िंदगी कैसे मिल गई उनको। तो ऐसा जो डर है ये दो घटनाओं का बचपन से चला आ रहा है। तो ये बिल्कुल नेचुरल सी बात थी कि स्विमिंग आने के बाद भी, लेक्स में जाने के बाद भी, फिर भी उनको जो है वो हल्का डर महसूस होता रहा। नेक्स्ट, स्विमिंग अप एंड डाउन द वार्म लेक ही फाइनली ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर। इट मीन्स कि वो तैरते रहे, पानी की सतह के ऊपर तैरे, कई बार नीचे जाकर के पानी के अंदर भी तैरना शुरू किया। हर तरीके से जो भी स्विमिंग के स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे उन्होंने अपनाए उन्होंने। और वो कहाँ पर अपनाए? वार्म लेक, ये लेक का नाम है वार्म लेक। इसको ऐसा ना समझे कि हाँ भाई पानी गर्म रहता होगा इसमें। ही फाइनली ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर, जो पानी का डर था इसके ऊपर उन्होंने वो जीत हासिल कर ली, अपना सारा डर यहाँ पर खो दिया। शुरू में सबको लगता है इस तरीके से, कई बार मैंने जैसे कि पहले भी जिक्र किया था कि कोई जानवर भी पर्टिकुलर हो सकता है। पता नहीं कितने ऐसे लोग होते हैं जिनको कभी यानी उससे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो डर कहीं ना कहीं पैदा हुआ मिलता है। आप खुद अपने आप से भी पूछना, अपने दोस्तों से पूछना, कोई ना कोई डर इस तरीके का होता है, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से वो डर अंदर बैठा हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कभी किसी को किसी ने कुत्ते ने नहीं काटा, लेकिन फिर भी वो इंसान सांप से, कहीं से सबसे ज़्यादा वो कुत्ते से डरता है। जिस रास्ते में कुत्ता होगा निकलेगा वहाँ से, लेकिन बहुत सावधान होकर के निकलेगा। किसी को इनसे डर नहीं लगता तो पता लगा कि अलग सांप से बहुत डरता है वो।
किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को कहीं से लगता है, तो ये डर हमारे मन में बैठ जाते हैं। ये ज़िंदगी बीत जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन ये डर नहीं निकलते। तो ये डर निकलता कैसे है? जब इससे बड़ा डर आप फेस करते हैं कहीं पर, तो ये डर निकल जाएगा फिर ये। इसके बाद है जो 15th पॉइंट है हमारा, कि ही रियलाइज दैट इन डेथ देर इज पीस एंड देर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ। आपने एक कहावत सुनी होगी कि वैसे हकीकत में इंसान एक बार मरता है, लेकिन डरने वाला इंसान हर दिन हर पल मरता है। इन्होंने यही महसूस किया था इन्होंने कि अगर इंसान की मौत हो जाए, वो मर जाए, तो कहते कि बहुत शांति मिल जाती है, सब खत्म हो गया। लेकिन अगर हमें डर होता है, मौत का जो डर होता है, कहते कि वो सबसे बड़ा डर होता है। वो यानी वो पानी में जब गए, यानी उनको जब पुश कर दिया, डिसबैलेंस हो गए, पानी मुंह में चला गया, हाथ ने काम करना बंद कर दिया, और लगभग उन्होंने, जिसको कहते हैं कि मौत बहुत करीब से देखी। ऐसी स्थिति में आप जरा सोच करके देखिए कि ऐसे में आदमी सारे एफर्ट्स छोड़ देता है, सारी उम्मीदें छोड़ देता है, बस ये सोचता है कि अल्लाह के बस अब तो ये आखिरी समय है मेरा, अब नहीं बचूंगा मैं। ऐसी स्थिति से जो आदमी बाहर आया हो, तो शायद उस स्थिति में जाने के लिए या उस स्थिति में जाने से उसको रिमाइंड करके भी वो बहुत ज़्यादा टेरिफाई हो जाएगा, बिल्कुल डर जाएगा उसको। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने यही महसूस किया कि अगर इंसान की मौत हो जाए तो समझो कि वो तो शांति है उसके लिए, लेकिन अगर वो मौत का डर सता रहा है बार बार, तो ये बहुत भयंकर डर होता है इंसान के लिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखी जाए कि जब भी हम कभी जाएं तैरने के लिए, या हम कहीं पर भी किसी स्विमिंग पूल में जाएं, तो ये ध्यान रखना, अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप गहरे पानी में बिल्कुल ना जाएं। क्योंकि अगर आप गहरे पानी में जा रहे हैं तो पानी का जो दबाव होता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर के पानी में आप बड़े आराम से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जो डीप वाटर होगा वहाँ से बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपने देखा भी होगा कि जितने भी डाइवर्स होते हैं बिल्कुल उस सी के बॉटम तक पहुंचते हैं वो, लेकिन कहाँ पर, जहाँ पर गहराई ज़्यादा नहीं है वहाँ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जहाँ की गहराई ज़्यादा होती है वहाँ पर वो उसकी बॉटम तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि पानी का जो प्रेशर होता है वो इतना होता है कि उनकी बॉडी उस बॉटम तक जाने से पहले पहले ही फट जाएगी, बचेंगे नहीं वो। तो इसलिए एक ही चीज़ की हमें सीख मिलती है कि जो चीज़ हमसे नहीं आती उस चीज़ को हम अकेले में या उस चीज़ को बिना जाने वहाँ पर ना जाए, क्योंकि ये पानी में गहरा जाना, स्विमिंग का ना आना, और ख़ास तौर से वहाँ पर किसी का ना होना, ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में नुकसान पहुँचा सकती है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। थैंक यू अगेन।